देखिए, देश में कोरोना के केस में एक बार फिर नया रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4,12,262 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,980 लोगों की मौत हुई है। 3,29,113 नए मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी और बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2, 3, 4 मई को मामलों में कुछ कमी जरूर देखी गई थी, लेकिन 5 मई से मामले फिर बढ़ना शुरू हुए। यानी कि कल जो आंकड़े आए थे, परसों के पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े रिकॉर्ड हुए थे, वो 3,82,000 के आसपास थे और आज 4,12,000 के आसपास मामले रिकॉर्ड हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,12,262 कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। 3,29,111 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, ठीक भी हुए हैं इस बीमारी से, लेकिन 3,980 लोगों की जान भी पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से गई है। 1,92,3,131 टेस्ट हुए हैं और वैक्सीन देखिए 1,95,05,733 लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया गया है देश भर में। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं सीधा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन हैं और देश के मशहूर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुमार आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, थर्ड वेव को लेकर जिसकी चर्चा हो रही है, क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है सर? आदर्श जी, पहले तो एबीपी न्यूज पे इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये मैंने भी सुना है कि ऐसा एक स्टेटमेंट आया है माननीय साइंटिफिक एडवाइजर की तरफ से कि थर्ड वेव आने वाली है। तो उन्होंने उस एडवाइस में कोई इसका किस बेसिस पे उन्होंने कहा है, इसकी घोषणा या इसका शेयरिंग नहीं किया है। अगर हम इतिहास में देखें तो 1918 में जब स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक हुआ था, तब उसमें भी यही हुआ था कि पहली वेव आई थी, उसके बाद दूसरी वेव आई थी जो पहली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और घातक थी, और उसके बाद तीसरी वेव भी आई थी जो उससे माइल्डर थी, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे सेटल हो गया था। तो क्या उन्होंने इतिहास के बेसिस पे ऐसा कहा है या क्या है? देखिए, अभी तो हम सेकेंड वेव के पीक पर हैं, तो अब थर्ड वेव कब आएगी, पहले हम सेकेंड वेव को डील कर लें और उससे निकल आए, तब तो हम थर्ड वेव की बात करें। अगर इस समय हमारे नंबर इसी तरह बढ़ते रहे, अब परसों तक 3.25 लाख थे, आज 4,12,000 हुए हैं और रियल नंबर इस डिटेक्टेड नंबर से कहीं ज्यादा होगा, तो ऐसे में तो अभी हम थर्ड वेव के पीक पर हैं, तो सॉरी सेकेंड वेव के पीक पे हैं, तो थर्ड की बात तो मेरे तो समझ में नहीं आती सर। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है साइंटिफिक एडवाइजर की तरफ से, तो कुछ आधार होगा सर, इस पर क्या आधार हो सकता है इसके पीछे? आदर्श जी, जैसा मैंने बताया, एक तो हिस्टोरिक आधार हो सकता है कि ये जो स्पेनिश फ्लू में जो हुआ था उसके बेसिस पर वो दे रहे हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि जो नए नए स्ट्रेन्स रोज डिटेक्ट हो रहे हैं उनसे उन्होंने, और जिस तरह से कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कोरोना जिनको हो चुका था लास्ट ईयर उनको हो रहा है, एंटीबॉडीज पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये एंटीबॉडीज जो हैं कुछ महीनों में कम हो जा रही हैं, जिस तरह से वैक्सीनेटेड लोगों में भी ये हो रहा है। शायद इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि थर्ड वेव आ सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी मेरा एज ए डॉक्टर सारा ये है कि किस तरह सेकेंड वेव से कैसे जूझा जाए, उसके बाद हम थर्ड वेव की तैयारी करेंगे। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि सेकेंड वेव को लेकर के भी हम तैयार होने की बात, तैयार रहने की बात तो करते रहे थे। अब थर्ड वेव का भी जिक्र हो रहा है। अगर ये तीसरी लहर आती है सर, तो क्या होगा? देखिए जी, अगर हमें इस समय सबसे ज्यादा जो है वो इसकी तैयारी सेकेंड वेव की पहले करनी है। आदर्श जी, मेरे लिए एज ए डॉक्टर जो सबसे बड़ी इमीडिएट प्रायोरिटी है, जिसके लिए शायद मैं अपने कंट्री की पूरी माइट को लगाना चाहूंगा इसमें, वो है पूरे देश में हर मरीज को ऑक्सीजन मुहैया कराना। मेरे ख्याल से अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, आदर्श जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूं सर, बोलिए।
जी आदर्श जी, इस समय ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई पेशेंट की मृत्यु हो तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा दुर्घटनाजनक बात नहीं हो सकती, उससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। तो मैं एज ए डॉक्टर इस समय चाहूंगा कि कंट्री की पूरी माइट, चाहे उसमें आर्मी की मदद लेनी पड़े, वो होना चाहिए कि और एक और बड़ी चीज है कि ऑक्सीजन है हमारे देश में, वो शायद एक जगह पे है, वहां से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट का इशू है, कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन के इशू हैं। तो मैं पूरी जान लगा करके शीघ्रातिशीघ्र जी पूरे देश में हर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचवाऊंगा। आदर्श जी, एक बहुत अहम बात है कि ये जो 4, 4.25, 4.5 लाख लोग पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं और रियल नंबर शायद 10 लाख से ऊपर होगा, इनमें से 5 से 10% को हफ्ते भर के बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों और हफ्तों में हमारी ऑक्सीजन की जरूरत शायद आज से और ज्यादा होगी, और हम तो अभी आज की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बेड की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट मीट करना, ये सबसे बड़ी इमीडिएट प्रायोरिटी है। मेरे हिसाब से मैं थर्ड लेयर के वेव के बारे में बाद में सोचूंगा। आदर्श जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, और ऐसे में सेना के जो तीनों अंग हैं, वो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों की मदद की जाए और ऑक्सीजन को अलग अलग जगहों तक वक्त रहते पहुंचाया जाए। ये तो हो रहा है सर, लेकिन सेकेंड वेव में जो स्थिति बनी है वही बात जो है चिंता बढ़ा देती है थर्ड वेव के जिक्र को लेकर के। अगर थर्ड वेव आती है तो उस वक्त किस तरह की स्थिति बन जाएगी, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ और जानना बड़ा अहम हो जाता है। सर, इसमें एक बात और उठ रही है कि नया स्ट्रेन आने वाला है, आंध्र स्ट्रेन को लेकर के भी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को लेकर के भी बात हो रही है, वो सही है क्या सर? हाँ, देखिए, ये जैसा कि हम सब जानते हैं, ये आरएनए वायरस है जो बार बार अपना वो म्यूटेशन होता रहता है, और जो इस समय वायरस है वो वाकई लास्ट ईयर के वायरस से कहीं 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 ज्यादा गुना इन्फेक्शस है, और उसी वजह से ये इतनी तेजी से ये फैला है। और अब जो ये नया स्ट्रेन रिपोर्ट हो रहा है, वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शायद वो और ज्यादा इन्फेक्शस हो। तो आदर्श जी, इस तरह के म्यूटेशंस और उनकी खबर आती रहेगी और हमें उसको प्रिपेयर करना है। बट मैं फिर इस मूलभूत बाव पे आऊंगा कि 3-4 चीजें बड़ी क्लियर हैं। आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में केसेस की संख्या अभी और बढ़ सकती है। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द कंट्री वो डिटेक्टेड केसेस से कई गुना ज्यादा हैं। नंबर 3, इनमें से करीब करीब 10% लोगों को किसी ना किसी टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4, आज की तारीख में जो नंबर्स हैं उसके लिए भी हमारी प्रेजेंट ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है। मेरे अपने नॉलेज में कितने लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए हैं। तो हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी, मैं फिर से आपकी बात को कहूंगा, थर्ड वेव को तैयार करने के लिए टाइम होगा। प्लीज, हम इस समय सेकेंड वेव में जो पेशेंट्स ऑक्सीजन के बिना जिनकी मृत्यु हो रही है, आज इमीडिएट नीड उनको ऑक्सीजन पहुंचाने की है। मेरे हिसाब से सारी शक्ति जल्दी से जल्दी 1 मिनट भी व्यर्थ किए ऑक्सीजन पहुंचाने की होना चाहिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर कोई भी चीज मेरे लिए इससे ज्यादा पेनफुल नहीं है कि कोई पेशेंट मेरी नजरों के सामने ऑक्सीजन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए और मैं खड़ा निस्सहाय देखता रहूं और उसकी कोई मदद ना कर पाऊं। आदर्श जी सर, आपका दर्द हम भी समझते हैं और आपका दर्द देश का सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट भी समझ रहा है, इसीलिए बार बार उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं और स्थिति को और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि इन सब के बीच लोगों को सावधान भी करते रहें, ताकि जो खतरा आने वाला है, खतरा जिससे हम जूझ रहे हैं उससे भी निपटे और जो आने वाला है उससे भी सावधान रहें। सर, हैदराबाद, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश स्ट्रेन की हम बात कर रहे थे, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्या इसको 15 गुना से ज्यादा घातक बताया जा रहा है सर? जी, घातक का देखिए, घातक की एविडेंस, अब देखिए आदर्श जी, ये जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं इनके साथ अभी कोई एविडेंस कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। जैसे थर्ड वेव का प्रेडिक्शन हुआ है, या ये कि आंध्र प्रदेश स्ट्रेन 15 गुना, ना घातक वर्ड जो है वो, घातक का मतलब होता है कि वो डेथ्स 15 गुना ज्यादा करेगा। इन्फेक्शियस और घातक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इस बार वाला स्ट्रेन पिछले साल के स्ट्रेन से कई 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 गुना इन्फेक्शस है। लेकिन क्या ये घातक भी है, इसका किसी ने अब तक कोई एविडेंस बेस्ड जवाब नहीं दिया है। तो जो आपने कहा कि हैदराबाद स्ट्रेन 15 गुना घातक है, तो क्या वो 15 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है या वो डेथ्स 15 गुना ज्यादा करेगा? पब्लिक डोमेन में इसकी कोई एविडेंस मेरे नॉलेज में अभी किसी एजेंसी ने प्रोवाइड नहीं की है। जी सर, बड़ा अहम सवाल हो जाता है। साइंटिफिक एडवाइजर साहब के विजय राघवन साहब ने कहा कि हवा से ये वायरस नहीं फैल रहा है, तो क्या ऐसा मान लें कि अब भी ये वायरस पुराने तरीके से ही फैल रहा है? क्योंकि बीच में कोरोना की जिक्र यही हो रहा था कि हवा से फैल रहा है, इसलिए सावधानी और बरतने की जरूरत है और बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आदर्श जी, हम लोग लास्ट ईयर से ये लगातार देख रहे थे कि जब भी कहीं किसी बंद जगह पर लोग इकट्ठे हुए तो वहां कई मौकों पे करीब करीब 100% ट्रांसमिशन हुआ था। जैसे किसी बंद रूम में बोर्ड मीटिंग हुई और 1 या 2 व्यक्ति इन्फेक्टेड थे, तो जितने भी मीटिंग में आए वो इन्फेक्ट हो गए। कहीं पार्टी हुई, कोई मैरिज पार्टी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, इन सब जगहों पर 100% तक लोग इन्फेक्ट हुए थे। देखिए, ये जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं सरफेस से, ये उससे नहीं हो सकता। तो जो हम हवा से ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, उसका मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैं एक कमरे में बैठा हूं, मैंने बोला, मैंने खांसी की, मुझे छींक आई, तो मेरे नाक से या मुंह से जो एरोसॉल निकला, वो एरोसॉल उस कमरे में रहेगा हवा में। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ड्रॉपलेट्स नीचे बैठ जाएंगी और हवा में कुछ नहीं होगा। अब वो कुछ घंटों तक वहां रहेगा। कुछ समय के बाद वहां दूसरा व्यक्ति आया, उसने मास्क नहीं लगाया था और वो वहां बैठा, तो उसने वो सारा का सारा वायरस इंजेस्ट किया। आप अगर देखें तो गाजियाबाद और नोएडा के एरिया में कल मैंने देखा था टीवी पे, पूरी सोसाइटीज में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये लोग सीढ़ियों से गुजर रहे होंगे या लिफ्ट्स में गुजर रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक से दूसरे में वो एरोसॉल जो है वो क्रॉस ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि वो हवा से गाजियाबाद से उड़ के दिल्ली आ जाएगा, तो उसके लिए तो मैं अभी हाँ नहीं करूंगा। लेकिन क्लोज स्पेसेस के अंदर वो एक व्यक्ति के निकली हुई श्वास से हवा में रहकर कुछ घंटों के अंदर उसी रूम में ब्रीथ करने वाले दूसरे व्यक्ति के श्वास से अंदर चला जाएगा। मेरा ये मतलब है हवा के ट्रांसमिशन से, और ये ट्रांसमिशन 100% हो रहा है। और यही कारण है कि इतनी सारी ऑफिसेज में, इतनी सारी सोसाइटीज में, इतनी सारी जगहों पर, इतनी सारी फैमिलीज में 100% लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया सर, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इसको बखूबी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हवा को लेकर जिस तरह की बातें होती रही कि हवा से फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, उस पर कई तरह के कंफ्यूजन भी थे लोगों के अंदर। सर, एक सवाल जो इस बार समझना बहुत अहम हो जाता है, इस बार जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके शरीर पर जो असर हो रहा है, लंग्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। सर, लंग्स पर ही कोरोना इस बार क्यों जोरदार और तेजी से अटैक कर रहा है? आदर्श जी, ये बात भी बहुत एक डिस्कशन का विषय है कि क्या हमारे जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट और जो डेथ रेट है वो पिछले बारे के मुकाबले हायर है, या जो इतने सारे लंग्स इन्वॉल्वमेंट और डेथ्स हम देख रहे हैं वो इससे है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो सोसाइटी में टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोगों का जो पूल है वो इतना ज्यादा है कि वो उसका जो सेम 1 से 2% है वो भी बहुत नंबर हो रहा है। देखिए, पिछली साल हमने कभी भी 1 लाख केसेस पर डे से ज्यादा पर डे डिटेक्शन नहीं क्रॉस किया था। इस बार पिछले करीब 15 दिन से हम 3 लाख केसेस से ऊपर हैं, और अभी तो हम 4 लाख केसेस से ऊपर हैं। और हम सबको विदित है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको आरटीपीसीआर एक्चुअली एक्सेसिबल या अवेलेबल नहीं है, यानी कि मान के चलें कि 5 से 10 लाख केसेस रोज ऐड हो रहे हैं। तो आदर्श जी, जब इतने सारे केसेस ऐड होंगे, उसका 8% भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो ह्यूज नंबर होगा, और वो हमारी जो जितनी अवेलेबल आईसीयू बेड्स हैं उनसे कहीं ज्यादा नंबर होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो इतने सारे हमें लंग इन्वॉल्वमेंट के केसेस नजर में, हमारे नॉलेज में आ रहे हैं, वो इसलिए है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्व
पिछले साल के मुकाबले कई 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 गुना ज्यादा हैं। सर एक बात बताइए, लंग्स के बाद जो है वो कोरोना का इन्फेक्शन क्या खून में भी फैल जा रहा है? और सेप्सिस होने की बात की जाती है, आखिर ये सेप्सिस क्या है सर? और एक आम आदमी के लिए, इंसान के लिए कैसे खतरनाक हो जाता है ये? आदर्श जी, ये जो वायरल इन्फेक्शन है, मैं तो एक तो ये बता दूं कि आम लोगों में धारणा ये है कि जो लंग का इन्वॉल्वमेंट है वो वायरस से होता है। तो ये गलत है। वायरस हमारे बॉडी में जाता है, नाक में और गले में, पीछे सब जगह रहता है, बॉडी में वायरीमिया कॉज करता है। हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट करती है, और कभी कभी वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इतना एग्जेजरेटेड हो जाता है कि वो रिस्पॉन्स अपने ही बॉडी के अंग को नुकसान पहुंचा देता है, और वो अंग है हमारे लंग्स। तो ये सोचिए कि हमने अपनी आर्मी भेजी दुश्मन को हैंडल करने के लिए, लेकिन बाय चांस किसी कारणवश उसी आर्मी ने अपनी ही जनता को जैसे हिट कर दिया। मैं प्लीज कोई किसी को कुछ एट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक एग्जांपल देख करके कर रहा हूं। तो एंटीबॉडीज जो हमारी आर्मी है वो हमारे ही बॉडी के अंग को डैमेज कर देती है। तो लंग इन्वॉल्वमेंट एंटीबॉडीज की वजह से होता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और इसमें अगर बाद में इस तरह के न्यूमोनिया से इन्वॉल्व लंग में वो सेकेंडरी इंफेक्शन के लिए प्रोन होता है, और खासकर से अगर रोगी को बहुत हाई डोजेज स्टीरॉइड्स वगैरह की दे दी गई हैं, तो ये लोग फिर सेकेंडरी इंफेक्शन, तो इस लंग में बाद में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, और अगर वो बैक्टीरियल इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो लंग्स में तो वो ब्लड में भी चला जाता है। तो इसको हम बैक्टीरियल सेप्सिस, और जब वो ब्लड में चला जाता है तो उसको बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये संभव है, ये जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी डोजेज स्टेरॉइड्स पे हैं, उनके लिए है। इसीलिए मेरी सलाह है कि पहला हफ्ता जिसमें प्राय फीवर होता है, उसमें आप डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें। उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स ना करें। बहुत से लोग पहले हफ्ते में टन्स में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। पहले हफ्ते में ये वायरल इंफेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। पहले हफ्ते में अगर आपको कोई लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस समय स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है। ये चीजें यूजुअली सेकेंड वीक में जरूरत होती है, तो उसको डॉक्टर की सलाह पर और सिलेक्टिवली लें। उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा तो उससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, जिससे फायदे की जगह नुकसान और सीरियस नुकसान हो सकता है। आदर्श जी सर, एक बात और समझाइए जो बहुत लोगों के दिमाग में है, क्योंकि अब तो युवाओं के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अगर किसी को एक वैक्सीन लगी है, एक डोज लगी है, किसी को 2 डोज लगी है, तो इन दोनों डोजेस के हिसाब से, मतलब दोनों के हिसाब से, एक वैक्सीन अगर किसी को लगी है और 2 डोज लग गई है, दोनों के हिसाब से ये टाइमलाइन जो हम देखें तो कैसे हमारी एफिकेसी, सेफ्टी बढ़ जाती है हमारी? जी, तो आदर्श जी, जब पहली डोज लगती है तो उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है, लेकिन वो पहली डोज के बाद वो एंटीबॉडी लेवल्स जो हैं और जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी शुरू होती है, वो एडिक्वेट लेवल पे नहीं पहुंचता। हम कोवैक्सीन में 4 हफ्ते के बाद और कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते के बाद जब दूसरी डोज लगाते हैं, तो उसके बाद वो एक बूस्टर करती है, और उसके बाद उसका फर्दर रिस्पॉन्स शुरू होता है। और ये माना जाता है कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद जो है, वो जो भी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो एडिक्वेट लेवल पे पहुंच गया है, जो एंटीबॉडीज बननी है वो भी, और जो सेल मीडिएटेड है वो भी। और हम दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद अपने को वैक्सीन प्रोटेक्टेड मान सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि विश्व में कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो आपको 100% प्रोटेक्शन देती है। जो हमारे देश में वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो आपको 70 से 80% एफिकेसी देती हैं। यानी कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगी और उन सबको वैक्सीन के दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद एक्सपोजर हुआ, क्योंकि दूसरी डोज से पहले तो आप बिल्कुल ससेप्टेबल हैं, उतने ही जितने की अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है। तो कृपया अपने को वैक्सीनेटेड सेकंड डोज के 2 हफ्ते के बाद मानिए। अगर आपको एक्सपोजर हुआ
तो 100 में से 30 लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए वैक्सीन लगने के बाद भी जो कोरोना संयम, सावधानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, माफी के साथ आपको यानी बीच में कि रोक हर रहा समय हूं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। वैक्सीन लगने के बाद भी सावधानी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत धन्यवाद आपका इतने विस्तार से और इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये सब कुछ समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।